किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। उसके घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका माल दूर दराज के देशों में जाता था और खूब मुनाफा होता था। व्यापारी की दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम जरा और छोटी बेटी का नाम मुश्तरी था। बच्चियां अभी छोटी ही थी कि उनकी मां का देहांत हो गया। व्यापारी को भी पत्नी की मौत का बहुत सदमा हुआ, लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की। एक तो मरी हुई पत्नी का प्यार और दूसरा ये ख्याल कि सौतेली मां बच्चियों के साथ कैसा बर्ताव करेगी। वक्त गुजरता गया और अब वह अपना ज्यादा वक्त सफर में गुजारने लगा। बच्चियों की परवरिश और उनकी देखभाल के लिए एक बूढ़ी दाई रखी और नौकरों की पूरी फौज उनके इशारे का इंतजार करती थी। महल जैसा बड़ा घर था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बेवजह के लाड़ प्यार से बेटियां बिगड़ती जा रही थी। दोनों ही बेहद आत्ममुग्ध, जिद्दी, स्वार्थी और बदतमीज होती जा रही थी। किसी बात में ना सुनने की आदत नहीं थी। नौकरों की शामत आए रहती और जरा सी बात पर उनके बाल नोच लेती। किसी के कान काट लेती और किसी की डंडों से पिटाई करती। जब पिता घर आता तो नौकरों की झूठी शिकायत करती और उनकी पिटाई करवाती। व्यापारी जब भी घर आता तो उनके लिए बहुत से कीमती खिलौने लाता और बेवजह उनके नखरे उठाता और अपनी गैरहाजिरी की कमी पूरी करना चाहता था। इससे उनके दिमाग और भी खराब हो जाते। उनको जरा भी गुस्सा आता तो कीमती खिलौने उठाकर फेंक देती। बड़ी बेटी जहरा की आंखों में फिर भी थोड़ी शर्म थी, लेकिन छोटी बेटी मुश्तरी की तो बिल्कुल भी लगाम नहीं थी। हर वक्त घर में हंगामा रहता। जितनी देर घर में रहती, कोई न कोई उसके जुल्म का निशाना बना रहता। लड़कियां धीरे धीरे जवानी की दहलीज पार करने लगी तो पिता को भी ख्याल आया, क्योंकि व्यापारी अब बूढ़ा हो रहा था और कुछ जवान बेटियों का ख्याल अब उसने सफर पर जाना कम कर दिया था। शहर में ही रहकर कारोबार संभालता था। घर में रहने का मौका मिला तो बेटियों के रंग से भी वाकिफ हुआ। ये देखकर व्यापारी बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि जल्द से जल्द बेटियों के हाथ पीले हो जाएं। रिश्तों की कमी नहीं थी, हालांकि उनकी बदतमीजी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन करोड़ती बाप की औलाद थी। पिता का जो कुछ भी था उन्हीं का था, लेकिन लड़कियों के नखरे आसमानों पर थे। उन्हें कोई भी पसंद नहीं आता और जो भी रिश्ता आता उसमें 100 कमियां निकाल कर रख देती। किसी लड़के का रंग काला है तो किसी का फीका, किसी की आंखें छोटी हैं तो किसी की नाक चपटी, कोई लंबा है तो कोई छोटा। संक्षेप में कहें तो हर रिश्ते में हजारों कमियां निकाली जाती और उसे नामंजूर कर दिया जाता। दोनों बहनें कई दिनों तक आने वाले रिश्तों का यूं ही मजाक उड़ाती रहीं। आखिरकार जहरा की शादी हो गई, लेकिन मुश्तरी को तो कोई पसंद ही नहीं आता था। उसकी आत्म प्रशंसा और बदतमीजियां हद से बढ़ गई थी। लोग उनके घर में कदम रखने से डरते थे, क्या पता कब किसकी इज्जत मिट्टी में मिला दे। व्यापारी बहुत परेशान था। बेटी के रंगढंग और उसकी चिंता ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। वो पिता की भी नहीं सुनती थी। अब उम्र 30 के करीब पहुंच रही थी। व्यापारी को चिंता थी कि कल अगर उसकी आंख बंद हो गई तो उसकी बेटी का क्या होगा। दिमाग तो 7वें आसमान पर था और मिजाज किसी से नहीं मिलते थे। व्यापारी के एक दोस्त का बेटा हसन था। दोनों दोस्त साझेदारी में कारोबार करते थे। दोस्त का देहांत हुआ तो बेटे ने सारा कारोबार संभाल लिया। हसन बहुत नेक, मेहनती और समझदार था। व्यापारी को अपने पिता की जगह समझता था और उसकी बहुत इज्जत करता था। व्यापारी जिसे वो चाचा कहता था, उसकी परेशानी उससे देखी नहीं गई। एक दिन उसने व्यापारी से कहा, चाचा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। शर्त यह है कि आप मेरे किसी काम में दखल मत दीजिएगा। व्यापारी ने कहा, बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी से शादी करके तुम जिंदगी भर की मुसीबत अपने गले लगा लो। वो किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं है। लड़के ने कहा, आप फिक्र मत करें, बस इतना कीजिएगा
कि शादी के बाद जैसे ही मैं आपकी बेटी को विदा करवा के ले जाऊं, आप कहीं सफर पर निकल जाइएगा। नौकरों को छुट्टी देकर मकान को ताला लगा दीजिएगा। अगले दिन हसन व्यापारी के घर जाकर बैठा। हसन अभी जाकर बैठा ही था कि रसोई घर से नौकर रोता हुआ आया, मालिक, कोरमे में नमक थोड़ा कम हो गया था तो बेगम ने पूरी पतीली मेरे सर पर दे मारी। उसी वक्त नौकरानी भी रोती रोती आई कि कमरे की सफाई थोड़ी ठीक से नहीं हुई तो बेगम ने मेरी चोटी काट दी है। व्यापारी ने नौकर को मरहम पट्टी करवाने के लिए भेजा और नौकरानी को इनाम का लालच देकर चुप करवाया। फिर हसन से बोला, बेटा, देख रहे हो, ये घर नहीं नरक है। मैं तो अब भी कह रहा हूं कि बाज आ जाओ। मैं तुम्हें बेटों की तरह समझता हूं और कोई बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को ऐसी पत्नी मिले जो उसकी जिंदगी मुश्किल कर दे। वो मेरी बेटी है तो क्या हुआ? मैं जानता हूं कि वह किसी शरीफ आदमी की पत्नी बनने के लायक नहीं है। हसन ने कहा, चाचा, ये सब आप मुझ पर छोड़ दें। कल मैं काजी और 2 गवाहों को साथ लाऊंगा। आप कल ही अपनी रवानगी का इंतजाम कर लें। अगले दिन व्यापारी ने अपनी बेटी से कह दिया था कि तुम्हें देखने के लिए एक लड़का आ रहा है, जरा तमीज से पेश आना, शरीफ लड़का है। मुश्तरी इस शरीफ लड़के से निपटने के लिए पूरी तैयारी करके बैठी थी। कई तरकीबें सोच कर रखी थी कि आने वाले की कैसे दुर्दशा बनाएगी। उसने मुश्तरी के लिए रिश्ता लाने की हिम्मत कैसे की। अभी वो ऐसा सोच ही रही थी कि एक खूबसूरत सी शक्ल वाला नौजवान उसके कमरे में घुस आया और घबरा घबरा कर बोला, मेरी प्रिय जान, मैं तुम्हारे सदके में कुर्बान, मुझसे शादी करोगी? मुश्तरी हक्का बक्का रह गई। कभी गुस्सा आता और कभी नौजवान की हरकत पर हंसी आती। उसके होठों पर हंसी देखकर वो चिल्लाया, तुम हंस रही हो, यानी तुम्हें मंजूर है? बोलो, मंजूर है ना? मुश्तरी को लगा कोई पागल उसके कमरे में घुस आया है। वो गुस्से को भूलकर उसे और भी दीवाना बनाने की गरज से बोली, हां, मंजूर है। जवाब सुनकर वो आदमी रुका नहीं बल्कि वैसे ही मंजूर है, मंजूर है चिल्लाता हुआ वापस चला गया और बैठक में जाकर काजी साहब से बोला, आप निकाह पढ़ाइए। दुल्हन को निकाह कबूल है। इस चीख पुकार की आवाज आंगन में खड़े हुए गवाहों ने भी सुनी जब मुश्तरी ने कहा था, हां, कबूल है, कबूल है, कबूल है। इससे पहले कि मुश्तरी कुछ कहती, काजी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। हसन व्यापारी से बोला, चाचा, आप अपनी बेटी को विदा कीजिए और घर को ताला लगाकर चले जाइए। फिर शोर मचाता हुआ घर में दाखिल हुआ, प्रिय जान, चलिए, अपने घर चलिए। मुश्तरी तेजी से बदलते हुए हालात पर हैरान थी। हसन ने जब उसका हाथ पकड़ा तो मुश्तरी ने इसे गुस्से से झटकना चाहा। इस पर हसन ने पीछे से इतनी जोर से गर्दन पकड़ी, लगा कि टूट जाएगी। मुश्तरी को लगा कि किसी पागल से पाला पड़ गया है। डर लगने लगा कि कहीं जान से ही न मार दे। जब चारों तरफ देखा नहीं, कोई नौकर नजर आया और न वहां व्यापारी था। हसन इसे यूं ही खींचता हुआ घर से बाहर लाया। बाहर एक शानदार कार खड़ी हुई थी और कार के चारों पहियों की हवा निकली हुई थी। हसन ने कार को ठोकर मारते हुए कहा, मेरी प्रिय जान, ये कार तुम्हारे काबिल नहीं। मैं तुम्हारे लिए शाही सवारी लाता हूं। हसन ने इसे जोर से पकड़कर एक तांगे पर बिठाया और जोर से एक चाबुक मारी तो वो धीरे धीरे चलने लगा। मुश्तरी को यकीन हो गया कि वो किसी पागल के हाथ चढ़ गई है। जरा भी चूचा की तो वो उसका गला काट देगा। सारा गुस्सा हवा हो गया और बोलती बंद हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सारे नौकर कहां मर गए, उसका पिता कहां चला गया और ये पागल घर में कैसे घुस आया। पूछे तो किससे पूछे। आखिर एक मकान पर पहुंचे जिसमें 2 छोटे छोटे कमरे थे। खिड़कियों में सलाखें लगी थी और आसपास कोई और मकान नहीं था। कमरे में एक पलंग पड़ा था जिस पर एक चादर बिछी हुई थी। कोने में एक कुर्सी रखी थी और एक सुराही और एक गिलास रखा हुआ था। कमरे में पंखा भी नहीं था। हसन बोला, मेरी प्रिय जान, आप यहां आराम करें। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है
और वो दरवाजा बंद करके वहां से चला गया और बाहर से ताले में चाबी घूमने की आवाज आई। मुश्तरी ने एक राहत की सांस ली कि पागल से कुछ देर के लिए तो पीछा छूटा, लेकिन सुकून कहा। महल की वो ऐशो आराम और गद्देदार मखमल और रेशम के बिस्तर पर सोने वाली, और कहा ये चारपाई जिसको उसके नौकर भी इस्तेमाल नहीं करते थे। मजबूरन इस दरी पर बैठ गई। उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था और इस पर गर्मी की शिद्दत। अब वो हाथ से चलाने वाला पंखा चलाने लगी। थोड़ी ही देर में हाथ पर छाले पड़ गए। उठकर सुराही से पानी पिया। बहुत भूख लग रही थी और सुबह से कुछ नहीं खाया था। फिर उसे नींद आ गई। जब आंख खुली तो जिस्म पसीने से तरबतर हो रहा था। कमरे में अंधेरा फैल चुका था। गले में कांटे पड़ रहे थे और भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। टटोल टोल कर लालटेन जलाई। कमरे में पीली सी रोशनी फैल गई। सुराही से पानी पिया और दरवाजा हिलाकर देखा। खिड़की से बाहर फैले अंधेरे से डर लगने लगा। थक हार कर इसी पलंग पर बैठ गई। न जाने कैसे रोते धोते सोते जागते सुबह हो गई। सुबह हुई तो हसन मिट्टी के बर्तन में चाय और रोटी लेकर दाखिल हुआ। सुबह मुबारक हो मेरी प्रिय जान, मैं आपके सदके में कुर्बान। रात कैसी गुजरी? मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि आप भूखी होंगी। काम में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा। देखें, मैं आपके लिए चाय और रोटी लाया हूं। मुश्तरी का जी तो चाहा कि उसके मुंह पर मारे, लेकिन एक तो पागल का डर और ऊपर से भूख हाथों को छू रही थी। उसने चुपचाप रोटी खा ली, जिसकी नाश्ते की मेज दुनिया की नेमतों से भरी हुई रहती थी और जरा सी कमी होने पर खाने पीने की चीजें उठा उठा कर फेंक देती थी। आज चाय और सूखी रोटी का नाश्ता कर रही थी। अपनी मजबूरी पर आंखों से आंसू निकल आए। हसन कुर्सी पर बैठा गौर से उसके आंसू देख रहा था। आंखों में आंसू देखकर बोला, प्यारी आंखें, आंसू क्यों? क्या नाश्ता पसंद नहीं आया? लाइए, मैं इसे फेंक दूं और दूसरा नाश्ता लाओ जो आपके लायक हो। हसन ने हाथ बढ़ाया तो मुश्तरी घबरा कर बोली, नहीं, ठीक है। उसे लगा कि 24 घंटे के बाद ये सूखी रोटी मिली है। ये फेंक दी तो न जाने कब मिले। खाने के बाद मुश्तरी ने डरते डरते उसकी तरफ देखा। वो हाथ में पकड़े चाबुक को घुमा रहा था। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं अपने पिता के पास जाना चाहती हूं। हसन बोला, आपके पिता तो सफर पर निकल गए। उन्हें इत्मीनान हो गया है कि उनकी बेटी अपने घर की हो गई। मुश्तरी ने जलकर सोचा, क्या खाक घर की हो गई? मैं तो घर से बेघर हो गई हूं। और बस इतना ही बोली, मुझे बस मेरे घर पहुंचा दीजिए। हसन बोला, मेरी प्रिय जान, तुम्हारा अब यही घर है। उस घर में तो आपके पिताजी ताला लगा गए हैं और नौकरों की छुट्टी कर दी है। मुश्तरी ये सुनकर हैरान रह गई। हसन उठा और बोला, शाम को मुलाकात होगी। मुश्तरी का दम निकल गया, यानी शाम तक बगैर पंखे के यहां भूखा रहना होगा। वो धीरे से बोली, यहां गर्मी बहुत है, एक पंखा लगवा दीजिए। हसन ऐसे बोला जैसे उसे पता ही न हो। अरे, यहां पंखा नहीं है। बड़े नालायक है ये लोग। चले, मैं लगवा देता हूं। और वो ताला लगाकर चलता बना। मुश्तरी अपनी किस्मत को रोती रह गई। शाम को हसन आया साथ एक नौकर खाने का थाल उठाए हुए था। इसे एक मेज पर रख दिया। नौकर वही खड़ा हो गया। थाल में तरह तरह के खाने सजे हुए थे। मुश्तरी का भूख से बुरा हाल था। जल्दी से उठकर बैठ गई। हसन बोला, ठहरिए, पहले मैं चख लूं। ये मेरी प्यारी के खाने के लायक भी है या नहीं। हसन हर प्लेट में से दो दो निवाले लेता, खाने में कमी निकालता और फिर नौकर को डांटता, ये खाना पकाया है तुमने? ये हमारी बेगम के खाने के लायक नहीं है। आखिर में एक कटोरे में थोड़ी सी दाल और 2 रोटियां बच गई। ये उसने मुश्तरी के आगे रख दी। मेरी प्रिय जान, क्या बताओ, ये नौकर तो बहुत नालायक है। आपके लायक खाना नहीं पकाते। आज आप इसी से काम चलाए। मुश्तरी ने सोचा कि अभी पहाड़ जैसी रात बाकी है। अब ये खाना भी ले गया तो क्या होगा? दोपहर से भूख परेशान कर रही थी। उसने चुपचाप दाल से रोटी लगाकर खाई।
हसन नौकर को लेकर वापस चला गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। तीसरे दिन बस इतना ही हुआ। हसन कमरे को ताला लगाने के बजाय बस घर को ही ताला लगा कर गया। मुश्तरी ने कमरे से बाहर निकलकर देखा जहां 2 कमरों का मकान था। एक वो रसोई घर भी जहां खाना पकाने का सामान मौजूद था। मिट्टी के तेल का चूल्हा मौजूद था, लेकिन खाना पकाना किसको आता था? भूख लगी तो चूल्हा जलाने की कोशिश की, कभी बुझ जाता, कभी भड़क जाता। हाथ जल गए, आगे के बालों की एक लट जल गई, लेकिन चूल्हा न जला। जी चाहा कि उठाकर फेंक दे, फिर डर लगा कि हसन आकर क्या बर्ताव करेगा। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। 3 दिन गुजर चुके थे, उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। कहा वो दिन में 10 से 10 कपड़े पहनती, और जो कपड़ा एक बार पहनती उसे दोबारा नहीं पहनती थी। और कहा 3 दिन से एक ही जोड़ा पहने हुए थी। चौथे दिन हसन आया तो अपने साथ एक कपड़ों का डिब्बा भी लाया हुआ था। मेरी प्रिय जान, मैं कितना भुलक्कड़ हूं। मुझे याद ही नहीं रहा कि तुमने 3 दिन से कपड़े ही नहीं बदले। ये ले कपड़ों का डिब्बा, और इसमें से कुछ कपड़े पसंद कर ले। मुश्तरी को रेशम के कुछ कपड़े पसंद आए। कहने लगी, हां, ये कपड़े मुझे बहुत पसंद हैं। हसन बोला, ये आप पहनेंगी? ये आपके लायक नहीं, और इसे उठाकर फेंक दिया। आखिर में एक पुराना सा कपड़ा उसे दिया। प्रियजान, ये आपके काबिल है, मैं आज ही इसे सिलवा कर लाता हूं। फिर हसन अपने साथ कपड़ों वाला डिब्बा लेकर चला गया। अगले दिन कपड़े सिलकर आ गए जिनमें न कोई कटाई छटाई थी और न कोई फैशन। मुश्तरी ने बिना कुछ कहे कपड़े को पहन लिया। 2 महीने गुजर गए। धीरे धीरे कुछ सहूलियतें मिलना शुरू हुई। मसलन कमरे में पंखा लग गया और एक बूढ़ी नौकरानी आ गई जो खाना पका देती। लेकिन मुश्तरी बाहर की दुनिया देखने को तरस गई थी। सारा गुस्सा, अकड़, बदतमीजी, नखरे निकल गया था। अब वो हसन के इशारों पर नाचने लगी थी। 3 माह के बाद जब वो बिल्कुल सुधर चुकी थी, हसन एक दिन एक डिब्बा लेकर आया और मुश्तरी को देते हुए कहा, जाओ, इसमें से कपड़े पहन लो। मुश्तरी डिब्बे को लेकर कमरे में आई। खोला तो हैरान रह गई। बहुत से आला दर्जे के कीमती और खूबसूरत जोड़े रखे हुए थे, जैसे वो पहना करती थी, उससे भी कहीं ज्यादा कीमती। साथ में श्रृंगार का सामान और जेवर भी थे। मुश्तरी को बड़ी देर तक यकीन ही नहीं आया कि ये मेहरबानी उसके लिए है। फिर डर सा लगा कि कहीं हसन अपना इरादा ही न बदल दे। एक अच्छा सा जोड़ा निकाला और स्नान करके उसे पहन लिया। तैयार होकर बाहर आई तो हसन थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया। खूबसूरत तो वो बहुत थी, लेकिन गुरूर और अकड़ ने उसकी सारी खूबसूरती बिगाड़ दी थी। हसन इसको लेकर बाहर आए, जहां एक शानदार और खूबसूरत बग्गी खड़ी हुई थी। हसन इसे लेकर बेहद खूबसूरत और शानदार बंगले में पहुंचे। मुश्तरी को यह सब ख्वाब जैसा लग रहा था। नौकर ने दरवाजा खोला। हसन के पीछे चलते चलते आहिस्ता से पूछा, यह किसका घर है? हसन को उसकी सादगी पर हंसी आ गई। फिर आहिस्ता से बोला, प्रिय जान, ये तुम्हारा बल्कि हमारा घर है, हमारे होने वाले बच्चों का घर है। मुश्तरी ने पूछा, तो फिर वो किसका घर था जिसमें मैं इतने दिन रही? हसन ने कहा, वो तुम्हारी परीक्षा स्थल थी, वहां से कामयाब होकर तुम यहां पहुंची हो। बातें करते हुए वे दोनों अंदर आए तो मुश्तरी के लिए एक और हैरानी का समा था। बैठक के कमरे में उसके पिता, बहन जहरा और उसके बहनोई मौजूद थे। मुश्तरी उनसे ऐसे मिली जैसे सदियों से बिछड़ी हुई थी। व्यापारी बेटी के रंगढंग देखकर हैरान रह गया। उसने मुश्तरी और हसन को अपने गले लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों बहनें अंदर चली गई। जहरा के पति ने हसन से पूछा, क्यों दोस्त, कितने जूते रोज खाते हो? हसन ने जवाब दिया, जूते खाने वाले और होंगे, हम तो हुक्म चलाते हैं। जहरा का पति बोला, रहने दो यार, मुश्तरी की हरकतों से जमाना वाकिफ है, उल्लू किसी और को बनाना। हसन बोला, हम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बुलाते हैं, देखते हैं कि पहले किसकी पत्नी आती है। दोनों में शर्त लग गई,
पहले जहरा के पति ने नौकर से कहा, जाओ, हमारी पत्नी से कहो, हम बुला रहे हैं। नौकर ने जहरा से कहा, बेगम मालिक आपको बुला रहे हैं। जहरा बोली, इनसे कह दो मैं आ जाऊंगी, अभी मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूं। नौकर ने आकर जवाब दोहरा दिया। हसन ने कहा, अब हमारी पत्नी से जाकर कहो कि साहब बुला रहे हैं। नौकर ने मुश्तरी से जाकर कहा कि आपको साहब बुला रहे हैं। वो तुरंत उठकर भागी। चंद लम्हों में मुश्तरी अपने पति के पास पहुंच गई। जहरा के पति की आंखें खुल गई। हसन ने कहा, मैंने ये कहने के लिए बुलाया है कि मेहमानों के लिए खाना लगवाइए। मुश्तरी जी अच्छा जी कहकर तुरंत ही रसोई घर की तरफ चली गई। हसन जहरा के पति से बोले, अब क्या कहते हो? जहरा के पति ने कहा, यार तुमने वाकई कमाल कर दिया। हसन बोले, पत्नी के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, लेकिन इसे सर मत चढ़ाना, हमेशा खुश रहोगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो टिप्पणी में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सदस्यता लें। कहानी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।